हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत भाई आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। सो फाइनली हम अपने स्टूडियो में आ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। आज क्लास का नोटिफिकेशन आया भाई, ये नहीं आया प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा कि आज क्लास का नोटिफिकेशन आया था या नहीं आया था। प्लीज बेटा जी कंफर्मेशन दीजिएगा भाई। ठीक है, देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आज हम लोग वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है जी, आ जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे हमने व्हाट डज ऑर्गेनिक वर्ड मीन, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, लाइफ होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है जी, हमारा लाइफ होता है। लाइफ कैसे, देखिए जब ओल्ड टाइम यानी कि पुराने टाइम पर जब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात हुई थी, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलने स्टार्ट हुए, है ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खोज हुई और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को मिलने स्टार्ट हुए, तो वहां पर क्या हुआ कि हमारा क्या बोला गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सभी के सभी किससे ड्राइव होते हैं, नहीं कि किससे बने हुए रहते हैं, लिविंग थिंग से। किससे बने हुए रहते हैं बेटे जी, ये सभी के सभी हमारे लिविंग थिंग से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं जी, हमारे ये लिविंग थिंग से बने हुए रहते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजों में अपडेट होते गया। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पर क्या होता था, आईफोन में एक कैमरा रहता था ऐसे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, दो कैमरा वाला आया, फिर तीन कैमरे वाला आया, अब वापस से दो कैमरा आने गया। तो अपडेट होती रहती है चीजें, है ना, अपडेट होती रहती है। ऐसे ही हमारा क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीजें अपडेट होती रही। अपडेट क्या होती रही, देखिए स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता लगा तो पहले ये पता लगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से बने हुए रहते हैं, यानी कि क्या, हमारी लिविंग थिंग होगी तो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फिर हमारा क्या हुआ कि हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमारा क्या बोला कि उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर दिया, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी कि नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब जब नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, मतलब वहां से डेफिनेशन क्या लिख ली कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकते हैं। यानी कि वहां से फिर डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी हो गई। पहले हम क्या बोल रहे थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सब के सब क्या होंगे बेटा जी, हमारे लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर, लिविंग थिंग के ऊपर। पर लेकिन जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी कि नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया, तो वहां से क्या बोला गया कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होती है ना, जितनी भी लिविंग थिंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होती हैं। क्लियर है जी बात। तो इसी वजह से क्या बोला गया, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है भाई, देखिएगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ इज एन एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन, कि वो हर कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप बोलोगे कि भैया हमें तो पढ़ाया गया है हाइड्रोकार्बन, कि जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो आप खाली ये क्यों बोल रहे हो कि कार्बन जो कंटेन करता है, क्योंकि बेटा जी देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं किसका, CCl4 का। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा क्या बेटा जी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप मुझे यस और नो में आंसर कीजिएगा, क्या इसके पास में हाइड्रोजन है क्या, यस और नो बताइएगा मुझे। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, पर फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है बेटा जी, कार्बन है। इसी वजह से हर वो हमारा क्या सब्सटेंस, हर वो हमारा केमिकल सब्सटेंस जिसके पास में कार्बन हो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अभी मैंने ये बात बोली थी आपको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी किसके ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। देखो बेटा जी देखिए, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, होली थी, होली पर आपके घर पर क्या सब चीज खुली हुई थी क्या भाई, होली पर आपको पता है ना छुट्टियां रहती है,
तो भाई अब होली थी, छुट्टियां रहती है, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं और हमारी भी गलती नहीं है। और इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि भाई होली की छुट्टी रहती है, इस वजह से मेरे नोट्स होली के बाद ही आएंगे। तो यार इतना तो देखो, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा तो आप लोगों को अपना दिमाग, थोड़ा सा अपना तो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, चलेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, साइक्लिक। क्या होता है जी हमारा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक हमारा होता है ए साइक्लिक। क्या होता है, ए साइक्लिक। एक हमारा क्या होता है, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है साइक्लिक और एक होता है ए साइक्लिक। अब यहां पर अगर जो हम बात करें, देखिए मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं कुछ भी, है ना। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा हूं। हम लोग सीधा अब चल रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है जी, किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करता हूं, तो मैं यहीं पर ही आपको सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हमारा वन शॉट चल रहा है भाई, है ना। क्योंकि अब हम डीप स्टडी तो हम इसकी कर चुके हैं पहले ही, वो आप लेक्चर देख सकते हो। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी हमने क्या बोला कि हर वो कंपाउंड, है ना, जो क्या है हमारा, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कार्बन कंटेन करता हो, है ना, क्या कंटेन करता हो, कार्बन, वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है जी, वो हमारा क्या होता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइक्लिक क्लोज चेन। क्या होता है जी, एक हमारा साइक्लिक क्लोज चेन होता है, और एक होता है हमारा ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। अब साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन के बारे में बात की जाए तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे क्या होता है, जैसे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। यानी कि आपको दिखे देखने को मिलेगा कि चारों तरफ से पैक है, किधर से भी खुला हुआ नहीं है। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन वाला, जैसे ये यहां पर आप देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ओपन चेन होता है। यानी कि अब देखो यहां पर आप देखिएगा कि बिल्कुल खुला हुआ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, जो जो बच्चा मेरे से IUPAC पढ़ा है, IUPAC, जो बच्चा IUPAC पढ़ा है प्लीज इसका नाम बताइएगा मुझे, इसका नाम क्या हो, जो बच्चा IUPAC पढ़ा है। एक बार जितने बच्चे क्लास में हैं और IUPAC वाली जो क्लास हुई थी, वो हाँ अभी जो क्लास में है, और जिनकी जो IUPAC वाली क्लास में प्रेजेंट थे, तो उन दोनों का डाटा क्रॉस चेक करके मुझे एक बार लिस्ट दीजिए। हाँ, जो IUPAC मेरी वाली क्लास हुई थी उसकी डेट चेक कर लो, और जो अभी क्लास हो रही है, तो उन दोनों क्लासेस में जो बच्चे प्रेजेंट थे, तो अभी वाले डाटा से मेरे से एक बार क्रॉस चेक करके मुझे दे दो। ठीक है। तो इसका नाम मुझे बताइएगा, जो बच्चे IUPAC वाली क्लास लिए थे। हाँ, जो बच्चे नए हैं उनको तो नहीं पता, बट अभी हम रूल भी बता देंगे, चलेगा। अब देखिएगा कि साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब एक जैसा, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक पोजीशन पर एक जैसा कंपाउंड होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था बेंजीन। आप इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखोगे तो हर पोजीशन पर आपको, हर एक पोजीशन पर क्या दिखाई देगा, सेम कार्बन वाला कंपाउंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सेम कार्बन कंपाउंड, हर जगह सेम, एक जैसा। ठीक है। ये क्या होगा बेटा जी, एक जैसा। और तो होमो मतलब होता है एक जैसा, साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो होमोसाइक्लिक। ठीक है जी। यानी कि हर एक, यानी कि हमारी होमोसाइक्लिक को हम क्या बोलेंगे कि ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, फिर ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके हर एक पोजीशन पर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, ये हमारे क्या होता है, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या, कि हमारी ऐसी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा पोजीशन पर हमारे हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बेटा जी, हेट्रो एटम। क्या प्रेजेंट हो, हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। अब हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं, आप ये याद रख सकते होगा, SON, सन आप याद रख सकते होगा बेटा जी। क्या आप या प्रोपेन होगा, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। क्या होगा, प्रोपेन इसका नाम होगा, बहुत बढ़िया। क्या नाम होगा जी इसका, प्रोपेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग SON याद रख सकते हो, सन। क्या आपको ये याद हुआ, SON? अगर जो आपको याद हो गया तो आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड याद हो गया। कैसे भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की जाए तो हमारे हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। अब हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं, हेट्रो एटम होता है हमारा सन, यानी कि S मतलब होता है हमारा सल्फर,
O मतलब हमारा होता है ऑक्सीजन, N मतलब हमारा होता है नाइट्रोजन। तो हमारा क्या बेटा जी, सन जो वर्ड है ये हमारा क्या होता है, हेट्रोएटम होता है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो हमारा क्या है कि ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से ज्यादा हमारे हेट्रोएटम प्रेजेंट हो वो हमारा क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब होमोसाइक्लिक दो तरीके होते हैं, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो हक्कल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होता है, और जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है वो नॉन एरोमेटिक होता है ना, जो फॉलो नहीं करता है ना, नोट फॉलो, कि हमारा क्या होता है नॉन एरोमेटिक। ऐसे हमारा हेट्रोसाइक्लिक में है। और एरोमेटिक क्या होगा, जो हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा, और जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि भैया ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या है, ये हक्कल रूल क्या है। देखिएगा आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब अभी आएंगे, आप लोग थर्ड सेम में जब अभी आएंगे, आप लोग एक यूनिट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहली ही यूनिट दी हुई आपकी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। वहां पर आप लोग एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या था कि हक्कल रूल हमारा है क्या, 1931 में हमारा हक्कल रूल आया, 1931 में, जहां पर हक्कल सर ने 4 रूल दिए। उन्होंने क्या बोला कि जो भी कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो करेगा, 4 के 4 को, वो एरोमेटिक होगा, और जो मान लो 3 को फॉलो कर रहा है, 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो 2 को फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो नहीं कर रहा है ना, जो 4 के 4 को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, और जो चारों के चारों में से किसी एक को भी मान लो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, हक्कल सर ने कॉन्सेप्ट क्यों निकाला, क्योंकि ये काफी सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनको देखने के बाद में ऐसे लगता था कि एरोमेटिक है, पर लेकिन वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे। वहीं पर ही बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो एरोमेटिक होते हुए भी उनको एरोमेटिक समझा नहीं जा रहा था। तो इस चीज को लेकर के हक्कल सर का थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। हक्कल सर के रूल को हम लोग 4n+2 पाई रूल के नाम से भी जानते हैं, 4n+2 पाई रूल के नाम से भी हम लोग हक्कल सर के रूल को जानते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर होमोसाइक्लिक में दो टाइप है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड। अब बेंजोनोइड क्या है, बेंजोनोइड है हमारा बेटा जी जहां पर बेंजीन रिंग के साथ में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग रहेगी, यानी कि लाइक दिस, बेंजीन रिंग के साथ में रिंग अटैच रहेगी, पर लेकिन वो भी क्या होगी, बेंजीन रिंग ही होगी, वो भी क्या होगी, बेंजीन रिंग ही होगी, एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अटैच रहेगी। ये हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा बेंजोनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बेटा जी, हमारा ये बेंजोनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहीं पर नॉन बेंजोनोइड यानी कि बेंजीन रिंग के साथ में एक या एक से ज्यादा रिंग फ्यूज रहेगी, पर लेकिन वो हमारी क्या होगी, बेंजीन रिंग नहीं होगी, है ना। इस तरीके से 5 मेंबर रिंग हो गई, 4 मेंबर रिंग हो गई, ऐसे। तो हमारी क्या होती है हमारी नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, कंप्लीट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ये सब कुछ देखिए, डेफिनेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इन सभी के सभी डेफिनेशंस को यहाँ पर देख सकते हो। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सब कुछ मैं आप लोगों को समझा चुका हूं ऑलरेडी। अब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है होमोलोगस सीरीज का। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से हम आपको बताएंगे। होमोलोगस सीरीज यानी कि किसी भी हमारा ग्रुप ऑफ एटम की सीरीज। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भाई एल्कोहल की सीरीज क्या होगी, मैं आपसे बोलने लगूं भाई एल्कोहल की सीरीज लिख करके दिखाओ मुझे। मैं आपसे बोल रहा हूं भाई एल्डिहाइड की सीरीज लिख करके दिखाओ मुझे। भाई मैं आपसे बोलने लगूं कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज लिख करके दिखाओ मुझे। मैं आपसे बोलने लगूं भाई कीटोन की सीरीज लिख करके दिखाओ। तो कैसे लिखोगे आप? अब भाई पता नहीं हजारों करोड़ों एल्डिहाइड होंगे, हजारों करोड़ों कीटोन होंगे, हजारों करोड़ों हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, हजारों करोड़ों एल्कोहल होंगे, सभी के फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? तो उसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है होमोलोगस सीरीज। अब भाई आप ऐसे तो कर सकते हो, जैसे मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं CH3OH, आप क्या लिख सकते हैं C2H5OH, आप क्या लिख सकते हो C3H7OH। सर हम स्टार्टिंग से तो लिख सकते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अब हम क्या करें, है ना। अब हम ऐसा क्या लग करें कि भैया अब हम क्या है कि होमोलोगस सीरीज कहीं से भी लिख दें। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई हमारे पास में क्या है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है कितने बेटा जी, 10 है, 10 कार्बन है ना।
हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 21 और COOH लगा हुआ है। तब इसकी होमोलोगस सीरीज लिखो कि इसके आगे की होमोलोगस सीरीज क्या होगी। अब हम तो घूम गए भाई, इसके आगे की क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्लास की, किसी भी क्लास मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हो, किसी की भी एल्केन, एल्किन, एल्काइन, किसी की भी होमोलोगस सीरीज लिखनी हो, हम क्या करते हैं, उसके में CH2 जोड़ देते हैं बस। अब देखो इससे अगले वाला कंपाउंड क्या होगा, ये देखो CH2 जोड़ना है तो एक का 10 कार्बन है, एक कार्बन जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 कार्बन होंगे भाई। 21 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो, सॉरी माफ कीजिएगा, 21 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 23 हाइड्रोजन हो जाएंगे भाई। C11H23 और COOH। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं, किसी भी क्लास की, हमारा वो एल्डिहाइड वाला हो, कीटोन वाला हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो। आप यहां पर भी देख सकते हैं, इस CH3 में अगर जो मैं CH2 जोड़ूं, इस CH3 में अगर जो मैं CH2 जोड़ूं तो मेरा C2H5OH बनेगा। अगर जो मैं C2H5OH में मैं क्या बेटा जी CH2 जोड़ूं तो मेरा क्या है C3H7OH बनेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, हमारा CH2 की 1 यूनिट को जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी पूरी कंप्लीट होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं। अब आपसे कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर जो पूछ ले कि इस कंपाउंड से अगले वाला कंपाउंड का होगा, क्या आप लोग लिख पाएंगे क्या? यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से विद योर हार्ट वाला मुझे। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ मूव करते हुए, और आगे हम लोग बात करेंगे हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा 7 या फिर 10 मार्क्स में, याद रखिएगा। 7 या 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन यहां से आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा आपका आइसोमेरिज्म से, 101%। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और होमोलोगस सीरीज अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला मुझे भेज दो जल्दी से बेटा जी, झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर जल्दी से भेज दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या कॉन्सेप्ट है ये, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और सेम होता भी है, तब उन कंपाउंड में वेरिएशन यानी कि अलग विविधता देखने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आया आइसोमेरिज्म। यानी कि क्या, कि हमारा एक ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट जहां पर हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर लेकिन उन कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो उनकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। ठीक है, यानी कि क्या, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऐसे ही कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं बेटा जी, हमारे आइसोमर कहलाते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, SS यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा डेफिनेशन ये बोली गई है कि मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ऐसे कंपाउंड हमारे आइसोमर कहलाते हैं और इसी प्रॉपर्टीज को या फिर इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, कि हमारा स्ट्रक्चर होता है और ये हमारा क्या बेटा जी एक स्टीरियो होता है। ठीक है, स्टीरियो। अब देखिएगा यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन चार्ट में तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ोगे फोर्थ सेम में आप लोग पढ़ोगे इसको। आपकी पहली यूनिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर और सेकंड यूनिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर दी हुई है। फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मोलिकुलर वेट कैसे निकाले, बड़ा ही सिंपल सा भी बता देते हैं हम मोलिकुलर वेट कैसे निकाले, अभी जस्ट समझा रहे, पहले आइसोमेरिज्म खत्म कर ले, चलेगा। अब देखिएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो हमारा चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, च्यूचोमेरिज्म और रिंग चेन। रिंग चेन को हम स्टडी नहीं करते, हमारे 5 मेन टाइप होते हैं हमारे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और च्यूचोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में। अब देखो जो नाम है वो अलग कर दो, जो नाम है वो अलग कर दो, बिल्कुल सिंपल तरीका है आइसोमेरिज्म को याद रखने का, जो नाम है वो अलग कर दो। कैसे मतलब, अब देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर है यानी कि स्ट्रक्चर अलग होंगे, यानी कि क्या, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन खत्म हो गई मेरे बच्चों, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर उनकी स्ट्रक्चर अलग है।
तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं। इसी फिनोमेना को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो नाम है वो अलग कर दो, चेन, यानी कि क्या, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, यानी कि क्या, चेन का अरेंजमेंट अलग होना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, चेन आइसोमर होता है और इसी फिनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो नाम है वो अलग कर दो, क्या बेटा जी, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द रिंग, तो सब्स्टिट्यूएंट के अलग पोजीशन का होना, यही हमारा क्या होता है, पोजीशन आइसोमर होता है। इसी फिनोमेना को पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो नाम है वो अलग कर दो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहलाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का अलग अरेंजमेंट होना। कैसे देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा इसको, जैसे कि मेरा यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब अगर जो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, C4H10O, फॉर्मूला ही बना भाई, बिल्कुल चलेगा। अब यहां पर मैं इसी का आइसोमेरिज्म लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी यही फंक्शनल ग्रुप है, पर इधर दोनों साइड दो दो कार्बनों की चेन है, पर इधर क्या बेटा जी, 1 और 3 कार्बनों की चेन है। इसका नाम क्या होगा बेटा जी, हमारा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और इसका नाम क्या होगा बेटा जी, हमारा इथाइल, सॉरी ये प्रोपाइल है ना हमारा, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मेटामेरिज्म होता है। ट्यूचोमेरिज्म, जहां पर हमारा क्या होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से हमारा कीटोन एनोल में कन्वर्ट हो जाता है, एनोल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कीटो एनोल कन्वर्जन हमारा यहाँ पर होता है। यही सब कुछ यहाँ पर आइसोमेरिज्म के अंदर आप लोगों को बताया गया, आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो, सब कुछ यही डिट्टो सेम टू सेम यही सब कुछ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है IUPAC सिस्टम, यानी कि हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पर उससे पहले हमारा एक बच्चे ने पूछा, भैया मोलिकुलर वेट कैसे निकालता है। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वाटर का, है ना, यूनिवर्सल सोलवेंट बोला गया भाई वाटर को, हर किसी को अपने अंदर घुलाने की कोशिश करता है वाटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए अब आपसे आता है, बस आप करना नहीं चाहते हो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, आप बोलते हो ना कि सर हमसे तो नहीं आता, पर लेकिन आपसे आता है। मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाटर के अंदर आपको कितने हमारे एटम दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के एटम दिखाई दे रहे हैं, दो, दो है ना भाई, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है भाई, यही दो है, इसके अलावा कोई थोड़े ना है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। आपने ये देख लिया कि भाई कितने एटम हमारे यहां पर है, ठीक है, ओके। अब आप लोगों ने याद किया होगा कि हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है ना, उसके बाद में हमारा कंपाउंड चलते रहते ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, याद होगा आपको ये, है ना, हमारा नंबरिंग ऑफ द एटम्स, हमारे हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 ही होता है। तो यानी कि मैं एटॉमिक मास लिखूंगा, क्योंकि मुझे मोलिकुलर मास निकालना तो एटम का मास लिखना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना बेटा जी, 1 है। कितने हाइड्रोजन में, 2 है, तो मैं इसकी गुना कर दूंगा 2 से, चलेगा। ऑक्सीजन, ये बेटा मेरा O है, ये इसको 10 मत समझ लेना है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको 10 मत समझ लेना, ठीक है जी। ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पर, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 16। कितने ऑक्सीजन, 1 है भाई, तो 1 से गुना कर दूंगा। अब 1 गुना 2 कितना हो गया बेटा जी मेरा, 2 हो गया। 16 गुना 1 कितना हो गया बेटा जी मेरा, 16 हो गया।
और 16 जमा 2 कितना होगा बेटे जी 18। तो वाटर का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा बेटे जी 18 होगा। यूनिट क्या होती है बेटे जी हमारी, ग्राम पर मोल। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। बताओ कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई रॉकेट साइंस लगेगा इसमें? और तुम्हें पहले से भी पता था। तुम सोचते हो कि पुनीत मास्टर से, पुनीत भैया से तो कुछ नहीं आता, ऐसे जाहिल गवार आकर बैठ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर तुम्हारे सबसे अच्छी बात यह कि तुम्हारे मन में था, तुमने पूछा, वो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बात, चलेगा। अब ऐसे आप लोग किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता। ठीक है जी, चलिए। आईयूपीएसी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी सिस्टम, इससे अगर जो मैं बात करता हूं तो 2 से 4 नंबर का आपको यहां से देखने को मिलेगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आईयूपीएसी लिखने के लिए। ठीक है, और कभी कभी आईयूपीएसी के रूल्स के साथ में आपसे 7 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता, मैं अभी बता देता हूं। तो पहली यूनिट अगर जो मैं आपसे ओवरऑल देख करके बोलूं ना, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से, पहली यूनिट अगर जो आपकी किस्मत अच्छी रही बेटा जी, तो ये यूनिट अकेली ऐसी है कि जो आपको पास कराने की सीमा पर खड़ा कर देगी। आप बोलोगे हैं क्या बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। क्योंकि पिछले साल या उससे पिछले साल के पेपर में क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 7 नंबर में, आइसोमेरिज्म 10 नंबर में, और आईयूपीएसी का लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में, और 2 आईयूपीएसी के नाम लिखना 4 नंबर, 2 नंबर वालों। तो इसी यूनिट से, इसी अकेली यूनिट से लगभग लगभग 28 नंबर का पेपर आ गया था, इसी पहली यूनिट से ही। समझे, पहली यूनिट से ही 28 नंबर का पेपर आ गया था। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जब भी पढ़ाता हूं भाई, पहली यूनिट आईयूपीएसी 100%, माफ कीजिएगा, आपका आइसोमेरिज्म 100% आएगा, 7 या 10 नंबर में 100%। आईयूपीएसी से 2 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इसके रूल्स 7 नंबर में पूछ सकता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 7 और 10 नंबर में आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट ये इंपोर्टेंट है। देखो, मैं कोई और यूनिट को पूरा इंपोर्टेंट नहीं बोलूंगा पूरे सिलेबस में, पर ये यूनिट ऐसी है कि आपको पूरी तैयार करनी है, इसमें कुछ मत छोड़ना। क्योंकि कि अगर जो आपकी भी किस्मत खुल गई ना, तो 27-28 नंबर यही यूनिट दे जाएगी, और लगभग आराम से 15 से 16 नंबर तो आराम से यूनिट आपको दे करके ही जाएगी। इस बात का मेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरी यूनिट बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में बात की तो आईयूपीएसी सिस्टम हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? भाई कोई भी सिस्टम बनता है तो उसकी जरूरत होगी, तभी तो बना है। तो आईयूपीएसी के सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे जब हमने बीएससी फार्मेसी की स्टार्टिंग करी लाइव क्लासेस के थ्रू 2022 में, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में 2-4 बच्चे आते थे। अभी जैसे मेरी क्लास में यहाँ पर अगर जो मैं देख रहा हूँ तो 900 स्टूडेंट लाइव है। क्या इट इज पॉसिबल कि मैं 900 के 900 बच्चों का नाम याद रख सकता हूँ? नहीं। पर उस टाइम पर आज भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, कोमल का मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूं, पंकज का मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूं, रविराज का मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूं, फैजान का मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूं, फरीन का मैं आज भी आपको एग्जांपल देता हूं, हमारा फरहान का। तो ये कौन है? इन सब के नाम मुझे कैसे याद है? क्योंकि उस टाइम पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे, 8-10 बच्चे लाइव में आया करते थे, है ना। तो भाई जब क्वांटिटी कम है तो उसका हमें चीजें याद रह सकती है। वहीं पर जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे भाई आप अभी अपने ग्रुप में हो, आप लोगों का 5 लोगों का ग्रुप है, मैं आपसे बोलूं भाई 5 के नाम पता, तुम बोलोगे हाँ जी सबका नाम पता है। और मैं आपको क्या कि पूरे असेंबली में खड़ा कर दूं, मैं बोलूं कि भाई इस बच्चे का नाम बता मुझे, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट ईयर का है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये है, इसका नाम क्या है। बोलोगे नहीं बोलोगे मेरे प्यार बच्चों? वही चीज क्या हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब हर किसी का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो उसके लिए क्या हुआ, हमारा सिस्टम बनाया गया कि भाई इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एक सिस्टम बनाया गया जिसको क्या बोला गया, आईयूपीएसी सिस्टम बोला गया। अब आप किसी भी देश में चले जाइए, यही सिस्टम फॉलो होता है, आप इसी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग सिस्टम है, नेपाल में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, पाकिस्तान में अलग है ना, हमारा या फिर कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग आईयूपीएसी सिस्टम है, कि यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग, नहीं। इंटरनेशनल, यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल का नाम लिखना सीख रहे हैं। हाँ जी बेटा, अब सब क्लासेस हुआ करें, क्योंकि अब आप लोगों को मैं अगर जो बात बोलूं
तो अब आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि आप लोगों को एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, कुछ लफड़ा हो गया क्या? अच्छा, ओके ओके। 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। देखो आज तक भी, देखो मैं अभी आप लोगों को, देखो कितना बड़ा होता है स्टूडेंट। फरहीन का मैं अभी आप लोगों को नाम ले रहा था, फरहीन का भी जस्ट 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है एंड शी गोट 8.35 एस जी पी ए, सॉरी 8.33 एस जी पी ए इन 7 सेमेस्टर। क्योंकि पहले पहले इस कोर्स से जो है ना, देखो बच्चा तुरंत रिजल्ट आया, तुरंत मेरे पास में भेजा। मैं अभी देखो अभी नाम लिया था फरहीन का, फरहीन जहान, और तुरंत ये आ गया। तो देखो वही चीज है ना कि बच्चे हमसे पहले दिन से, जो बच्चा एक बार आ गया वो वापस नहीं जाता कभी भी, वो ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। हमारा किसी बच्चे, देखो अभी इवनिंग की क्लास का नोटिफिकेशन आया ना, अब सब नोटिफिकेशन आएगा, अब सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगा। और मॉर्निंग में क्लास पैनल के थ्रू होगी, है ना, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों की हो जाएगी। क्योंकि आज मेरा थोड़ा माइक का इशू हो गया। अभी जो 7 बजे मेरा नोटिफिकेशन का एक वीडियो भी आने वाला है, 7 बजे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, उसमें माइक बीच बीच में बग कर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा चल रहा है। देखो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जीवन में आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, पैसा खा करके बैठ के। देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि अभी जो पुराने स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन थे, उन सभी को पता है कि अभी मेरी मम्मी की सर्जरी हुई थी यूट्रस की। एंड उनकी वो जो सर्जरी थी वो डॉक्टर ने गलत, मतलब कि रोंग सर्जरी कर दी, जिसकी वजह से उनकी किडनी में इफेक्ट हुआ और उनकी किडनी, मतलब कि किडनी में भी डैमेज हो गया। सो अभी उनकी 3 और सर्जरी हुई है उस एक सर्जरी के खराब होने के चक्कर में। एंड अभी वो, अभी जो प्रियांशु सर हैं और बबीता मैम है, आप लोग जानते होंगे, तो उनके भी दादाजी का भी देहांत हो गया। इसी बीच अब उनकी सर्जरी थी, तो वो उनकी सर्जरी अभी वो एमपी में 13वीं थी दादाजी की, तो वहाँ पर गए हुए थे। सो अलग अलग जगह के डॉक्टर को दिखाया, किसी को नहीं पता लग रहा, कि उन्होंने बोला कि भाई अभी ऑपरेशन हुआ है इनका यूट्रस का, तो थोड़ी सी चीज़ें कि उनका यूरिन बार बार आ जाना, ये बहुत सारी चीज़ें उनको कॉम्प्लिकेशन हो रही थी पिछले 2 महीने में। हर डॉक्टर को दिखा ले, हर बोल रहा है कि तो भाई कभी कभी हो जाता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो ये चीज़ को नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। बट उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हम अलग अलग जगह पर चेकअप करा रहे थे उनका। तो अभी जब ये एमपी गए थे, तो वहाँ पर भी जो चाचा चाची थे उन्होंने बोला एक बार यहाँ पर भी चेकअप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर जब चेकअप कराया, तो वहाँ पर उनकी किडनी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो ये आया, तो अभी उनकी रिसेंटली 3 और सर्जरी हुई है ना। और मतलब कि जो कि हमारे लिए खुद शॉकिंग है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस वजह से अभी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है ना। तो उसी के साथ साथ मैं उधर भागना, इधर आना, अब मेरठ से एमपी, एमपी से मेरठ का डिस्टेंस आप खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक हुई हुई है। अब हर चीज़ आप लोगों को नहीं बता सकते, बस जस्ट आपको बोल सकते हैं भाई क्लासेस कैंसिल है, क्लासेस कैंसिल है। तो वो चीज़ है। एंड मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि इफ़ समथिंग वो सीरियस, कोई सीरियस ही बात होगी, है ना, तो भाई तभी मेरी क्लास कैंसिल होती है। वरना मैं आईसीयू में था, और आईसीयू से मैं आया हूँ, मेरे को 1 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। मैं आईसीयू से आने के बाद में दूसरे दिन क्लास नहीं लगा था। मैं आईसीयू से खुद, मैं देखो मैं अपनी कंडीशन बता सकता हूँ। मैं, मेरा जब शोल्डर का ऑपरेशन हुआ तो मैं 3 दिन आईसीयू में रहा था। वहां से मैं 28 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, 30 तारीख को, है ना, 26 अगस्त, माफ कीजिएगा, 26 अगस्त 2024 मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है। 27, 28 और 29, इन 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। 30 तारीख में मैं शाम को घर आया हूँ, है ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 30 तारीख की सुबह में डिस्चार्ज हुआ, शाम तक मैं घर आया हूँ। 31 को मैं रेस्ट किया है, 1 तारीख को मैं लाइव लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज भी ऐप पर लाइव है वो, आज भी ऐप पर कोर्सेज के अंदर मैं पट्टी बांध करके ऐसे खड़ा हुआ। एंड जब 2 दिन क्लासेस नहीं हुई पट्टी बांध करके, 3 या 4, है ना, 3 या 4 तारीख को मैंने उस पट्टी को भी हटा दिया कि मैं पेन में ले लूंगा पर मैं क्लास लूंगा। तो मैं इस हद तक बेसिकली क्लासेस को लेकर के प्रेफरेंस देता हूँ। तो आप लोग, मतलब कि इफ अगर जो किसी दिन क्लास कैंसिल है एंड बाय चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा कि क्लास कैंसिल है, तो उसका मतलब सिंपल एक समझ जाइएगा कि आज बहुत ही सीरियस वाली बात होगी, तब सर ने क्लास नहीं ली। वरना मैं अगर जो बोलूं,
और मेरे घर वाले भी ये बोलते हैं कि जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन भी क्लास नहीं कैंसिल करेगा। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि शादी जिस दिन होगी ना तो मेरी क्लासेस 10 बजे तक खत्म हो जाती हैं और 10 बजे तक दूल्हे का कोई रोल नहीं रहता है ना। तो मैं 10 बजे तक क्लास ले लूंगा, उसके बाद में आगे के काम करेंगे। मैं उनसे ये बोलता हूँ, वरना मैं उनसे पता क्या बोलता हूँ, आप लिटरली कभी मेरे ऑफिस में आएंगे ना, मेरी मम्मी से कभी कन्वर्सेशन कीजिएगा, वो बोलते हैं कि जब होगी तो 3-4 दिन क्लास नहीं होगी तब तेरा काम कैसे चलेगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ देखो शादी क्या है कि या तो रात को करेंगे 11 बजे के बाद या फिर दिन में करेंगे, तो सुबह 9:30 बजे तक मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर दिन में शादी स्टार्ट करेंगे, शाम को 5 या 6 बजे तक शादी खत्म हो जाएगी, फिर 6 बजे से मैं वापस क्लास लेने लगूंगा। एंड सब लोग हंसते हैं कि यार इतना भी पागल होना जरूरी नहीं, बट मैं लिटरली पागल हूँ। मेरे को फार्मेसी ने कभी कुछ नहीं दिया है ना, एज एन टीचर की एक रेपुटेशन है कुछ है कि ऐसा कोई फेमस है पुनीत भैया, पुनीत सर, कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है। जो मैं डिजर्व करता हूँ एज मैं सोचता हूँ कि आज अगर जो मैं कोई 10th-12th का या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाता रहता तो स्टूडेंट विल बी, मतलब कि वो मेरे फैन होते बहुत बड़े। मैं बाकी टीचर्स को देखता हूँ वो कभी किसी से जेलसी नहीं होती, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बट द थिंग वॉज डैट कि मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से काम किया है, हमेशा। तो अगर जो कभी भी, अगर जो आगे भी इन एनी वास्ट सिनेरियो कभी ऐसा हो रहा है कि मेरी क्लास कैंसिल है, तो उस दिन समझ जाइएगा कि कुछ दिन कुछ ना कुछ दिक्कत ही है, बस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बेटा मैं मेरठ में मोदीपुरम में रहता हूँ, मोदीपुरम में। ठीक है, चलेगा। अब हम आईयूपीएससी को डिस्कस कर रहे थे, बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी। चलेगा, अब हम लोग आईयूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईयूपीएससी का हमारा एक बड़ा ही सिंपल सा नियम होता है 21-12 का। 21-12 है ना। 21-12 मतलब क्या होता है, और यहाँ पर ये खाली जगह क्या है, ये हमारी क्या बेटा जी, वर्ड रूट के लिए जगह है, क्या हमारी वर्ड रूट। 21-12 मतलब क्या, 21 मतलब होता है प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। देखिएगा, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगाओ। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगाओ। जैसे मैं यहां पर नाम लिखता हूं, मिस्टर पुनीत सर, मिस्टर पुनीत सर। अब मैं बोलूं सर, क्या किसी को समझ में आया किस सर को बोला है। मैं बोलूं मिस्टर, किसी को समझ में आया किसको बोला। मैं बोलूं पुनीत, यानी कि सब मेरे को बोला जा रहा है। मैं बोलूं मिस्टर, मैं तुम में से किसको मिस्टर बोल रहा हूं, मैं भाई हमें क्या पता। आप मुझे बोल रहा हूँ सर, अब आप मुझसे किसको बोल रहे हो, और मैं बोलने लगूं मिस्टर प्रिंस सर, तो क्या है कि समझ में आ जाएगा आप प्रिंस जी को बोला गया। मैं बोलूंगा मिस्टर हमारा अविनाश सर, तो अब समझ में आ गया अविनाश जी को बोला गया। तो जो मेन है ना, जो अविनाश है उससे समझ में आया, मिस्टर और सर से अभी भी कुछ नहीं समझ में आया। तो जो मेन है वो क्या होता है बेटा जी, वर्ड रूट होता है। ठीक है, मिस्टर यानी कि जो पहले लगा, प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स जो पहले लगा। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई रहती है। क्या होते हैं बेटा जी, ब्रांच चेन, जैसे कि CL, BR, IF, NO2 फलाना ढिमकाना। प्रीफिक्स 1 यानी कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पायरो है, ये सब चीजें। वर्ड रूट यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल चेन यानी कि जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सफिक्स 1 यानी कि कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड और बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और सफिक्स 2 यानी कि हमारा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीजें। ठीक है जी, चलेगा। अब प्रीफिक्स 2 मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि F है तो यानी कि फ्लोरो, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, I है माइडो, NO है तो हमारा नाइट्रो, NO2 है तो हमारा NO है तो नाइट्रोसो, R है तो एल्काइल, OR है तो हाइड्रोक्सी और हमारा pH है तो हमारा फिनाइल। प्रीफिक्स 1 यानी कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, यही बात मैंने आप लोगों को बताई। वर्ड रूट यानी कि हमारा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। तो देखिएगा, एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक। पर लेकिन हमारे सिलेबस में 1 से लेकर के 10 कार्बन तक ही दिया हुआ है, आप लोग अपने सिलेबस में देख भी सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। सफिक्स 1 यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एन लगेगा। सफिक्स 2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप, और यही सब बात हम आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर, यही सब बात बताइए तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा भाई। अब हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्किन के लिए डबल बॉन्ड, एल्कान के लिए ट्रिपल बॉन्ड हमारा, है ना। हैलाइड्स के लिए हमारा हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि CL, BR, IF, एल्कोहल के लिए OH आ जाता है, एल्डिहाइड के लिए CHO आ जाता है, कीटोन के लिए CO आ जाता है हमारा, नाइट्राल्स के लिए C ट्रिपल बॉन्ड N हमारा आ जाता है, ईथर्स के लिए हमारा ऑक्सीजन हमारा आ जाता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH अपना आ जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन के लिए COO नेगेटिव आ जाता है, एस्टर्स के लिए COOR आ जाता है ना। हमारा सल्फोरिक एसिड के लिए हमारा क्या बेटा जी, हमारा SO3H आ जाता है ना जी। हमारा अमाइंस के लिए हमारा क्या बेटे जी, NH2 आ जाता है, और हमारा अमाइड्स के लिए क्या बेटे जी, हमारा RCONH2 अपना आता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है IUPAC के नाम लिखने के लिए। सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरा नियम हमारा क्या होता है भाई, कि हमें क्या है कि जो ब्रांच चेन हमारी लगी हुई है उसे लोवेस्ट नंबर देना है। तीसरा नियम हमारा क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप अगर जो हमारा प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे हमारा ईथर, माफ कीजिए, जैसे हमारा इथाइल और मिथाइल दोनों लिखा हुआ है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, यानी कि इथाइल को लिखेंगे। चौथा रूल हमारा क्या बोलता है, अगर जो ब्रांच चेन दो या दो से ज्यादा बार सेम ब्रांच चेन रिपीट हो रही हो तो हम उनका नाम अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 बार आ रही है तो डाई, 3 बार आ रही है तो ट्राई, 4 बार आ रही है तो टेट्रा। अगर जो हम लोग पांचवें रूल की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर जो जो पहले आता है उसे लोवेस्ट नंबर देता है। जैसे मान लीजिए इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो मिथाइल को 3 नंबर आ रहा है, इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो इथाइल को 3 नंबर आ रहा है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ये हो गई हमारी सिंपल नेमिंग। बात करते हैं बेटा जी हमारे IUPAC नेमिंग के बारे में। तो IUPAC नेमिंग में हमारी प्रेफरेंस दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, फिर हमारी मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर हमारी क्या है ब्रांच चेन को। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या होता है, ये होता है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आया हुआ है तो उस कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जाएगा। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर जो हमारे पास में है ना, जो हमारे पास में अगर जो देखा जाए तो 1 इक्वल चेन ऑफ द कार्बन एटम की अगर जो हमारे पास में 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन की मिल रही है, जो प्रिंसिपल चेन है 2 सेम है चेन, तो हम किस चेन को सिलेक्ट करेंगे, जिस चेन के पास में ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच चेन लगी हुई होगी। तीसरा रूल हमारा क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक कंडीशन, कि अगर जो दोनों साइड से सेम पोजीशन पर सेम नंबर पर हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। आज हम बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रेजेंट है अनसिमेट्रिक पोजीशन पर, तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। और अगर जो हमारा एक या एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप पर, माफ कीजिएगा 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था, इसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखेंगे, और जो दूसरा होगा वो एज एन प्रीफिक्स के तौर पर काम करेगा। यही आप लोगों के क्या बेटा जी कंप्लीट है पहली यूनिट। और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराए थे और यहां पर भी आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपकी पहली यूनिट का हो जाता है दी एंड। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा पहली यूनिट का वन शॉट, अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और आज के इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर लव बच्चा जी। कैसा लगा आज के सेशन, कंफर्म कर दीजिए चैट सेशन में। फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करेंगे, जहां पर हम लोग कल सुबह बायोकेमिस्ट्री की पहली यूनिट को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं, ये PDF आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।